अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो ज़रूर आपको इसकी ज़रूरत होगी। ये वीडियो को अगर आपने स्टार्ट किया ही है तो मैं आपको इसे पूरा देखने के लिए 2 रीज़न देती हूँ। पहला, आपको अच्छे या फिर आउट ऑफ स्कोर करने हैं बायोलॉजी में बोर्ड एग्ज़ाम्स में। दूसरा, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में है और आपको डायग्राम का क्या इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी के वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सब कहते हैं कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, लेकिन जिसे नॉलेज होती है उसके मार्क्स भी आने ज़रूरी होते हैं, करेक्ट है। आप भले से बोल लीजिए कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट अभी अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी। बहरहाल ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में हर जगह आपको हर एक पेज पे ऐसा कोई पेज नहीं होगा जहाँ पर डायग्राम ना हो। कोई ना कोई डायग्राम तो ज़रूर होता है। तो जब वो डायग्राम देते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उस डायग्राम को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो वो डायग्राम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में, तो डायग्राम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात और, या ये वीडियो के एंड में या फिर मिड में मैं आपको एक ऐसा डायग्राम बताऊंगी जो 99% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 99% इसलिए क्योंकि 100% गारंटी तो अपने ज़िंदगी की नहीं होती, तो मैं इस डायग्राम की क्या ही दूँ, करेक्ट है। डेटॉल से भी तो 99.9% जम्स मरते हैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। आप अपने हाथ में पेंसिल और अपनी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक ज़रूर लेकर बैठिए गाइस, प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज़ हमने बचपन में ही सीखा है शेयरिंग इज़ केयरिंग, करेक्ट। नाउ अब बढ़ते हैं हमारे पहले इम्पॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। यहाँ पर हमको डायग्राम पेज नंबर 3 पर आ जाइए। आपको पेज नंबर 3 में एंथर का डायग्राम दिखेगा, टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगर आपको समझो कि डिस्क्राइब टीएस ऑफ एंथर ये क्वेश्चन दे दिया है तो आपको क्या करना है, पहले तो एंथर का डायग्राम निकालना है, टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं, आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से डायग्राम बनाओगे। डायग्राम की भी एक पद्धत होती है, एक स्ट्रक्चर होता है कि उस तरह आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ऐसा आपने एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद जो भी डायग्राम, फॉर एग्जांपल टीएस ऑफ एंथर, तो आपको क्या करना है, टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ऑलराइट, मेरे डायग्राम पे मत हंसो प्लीज़, ओके। कनेक्टिव, यहाँ पर आपने एक डायग्राम बना लिया, फिर आपने जो भी है यहाँ पर वो शो करना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो डायग्राम है वो बराबर से स्ट्रक्चर में होना चाहिए। पता चला ये एंथर का ये ऐसा है लोब, आपने बनाया ऐसा, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ओके, दैट इज़ नॉट अ बटरफ्लाई। सो या और सेकेंड थिंग ये भी मैं आपको बताऊँगी कि लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम को। आपने सिर्फ डायग्राम बनाया, लेबल नहीं किया, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर कनेक्टिव है, फिर ये एपिडर्मिस, बाहर की लेयर जो होती है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस कहते हैं उसे। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। आपको डायग्राम में कैसे याद रखना है, देखिए, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वाली मतलब एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर को एंडोथीशियम कहते हैं। बराबर से आप एरो देखिए, ठीक है। फिर एंडोथीशियम के बाद वाली लेयर को हम कहते हैं मिडल लेयर। उसके बाद वाली लेयर को कहते हैं टैपेटम। टैपेटम जो होती है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू को, और उसके अंदर जो होता है वो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है।
और यहाँ पर होता है हमारा कनेक्टिव ऊपर के साइड। समझ में आया? ऐसे इस तरह से इस स्टाइल में आप लर्न करोगे ना कि पहला एपिडर्मिस होता है, उसके बाद एंडोथीशियम होता है, देन मिडल लेयर, देन टैपेटम, देन स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो लाइन लाइन से अगर याद करोगे तो इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, याद रहेगा आपको। पता जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, कि पहले सीढ़ी पे कदम रखा और डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पर रख दिया, नहीं ना, एक एक करके रखते हो तो आपको आसानी पड़ती है। करेक्ट है? तो वैसे ही आपको एक एक ऐसे स्टेप्स बाय स्टेप्स लर्न करना है। ठीक है, डायग्राम, तो उसमें आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सेकेंड जो डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ये जो आपको डाइजेस्ट एंथर दिया हुआ है उसे आपको प्रैक्टिस करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी गया तो आप पोलन ग्रेन ये शो कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन और स्ट्रक्चर तो सेम है। ठीक है, बटरफ्लाई याद करके जाइए इसके लिए। एनाट्रोपस ओव्यूल पेज नंबर 4 पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें एक्सरसाइज में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा है, एनाट्रोपस ओव्यूल को डिस्क्राइब करने बोला है। उसमें आपको क्या करना है, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाना है। अब देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाएंगे, अब इसकी लेबलिंग्स कैसे याद रखनी है आपको। सबसे ऊपर का साइड चलाजा, ठीक है। फिर देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे नीचे वाला साइड क्या है, प्लासेंटा, सबसे ऊपर वाला साइड है चलाजा। ठीक है, अब प्लासेंटा के ऊपर जो है ये जो स्टेम जैसा दिख रहा है वो उसे कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अब ये जो फ्यूनिकल है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस फ्यूनिकल को और इस पूरे स्ट्रक्चर को एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये पूरा और इस फ्यूनिकल को इन दोनों बंदों को अटैच करने वाला जो बॉन्ड है, जो अटैच करके रख रहा है उसे कहते हैं हीलम। ठीक है, उसे कहते हैं हीलम, मतलब फ्यूनिकल को और इस पूरे एनाट्रोपस ओव्यूल को जो बांध के रख रहा है उसे कहते हैं हीलम। ठीक है, अब और फ्यूनिकल, ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल को प्लासेंटा ने पकड़ के रखा हुआ है। समझ में आया? अभी नेक्स्ट, अब जो बाहर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर की, उसे कहेंगे आउटर इंटीग्यूमेंट। देखा, आउटर इंटीग्यूमेंट ये बाहर वाला, ये जो अंदर वाला है उसे कहेंगे इनर इंटीग्यूमेंट। ये प्रोटेक्टिव लेयर है। समझ में आया? उसके अंदर पहले आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, फिर इनर इंटीग्यूमेंट हो गया। इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर आपको दिखेगा ये वाली लेयर जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, अब न्यूसेलस के अंदर आपको एक चीज़ दिख रहा है जो ओवल शेप का है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर 3 चीज़ प्रेजेंट है। इन 3 चीज़ में से ये पहला और ये तीसरा वाला, ये पहला और ये तीसरा वाले को हम कहते हैं सिनर्जिड, और ये जो बीच में अवेलेबल है उसे कहते हैं एग। समझ में आया? अब यहाँ पर ऊपर देखिए, ये जो है इसे कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पर जो ये 3 दिया है, ये तीनों के तीनों को हम कहते हैं एंटीपोडाल्स। क्या कहते हैं? एंटीपोडाल्स। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, इन दोनों के बीच में एक माइक्रोपाइल है, वो जो है ओपनिंग। ये माइक्रोपाइल ओपनिंग किस लिए है? तो आपने थ्योरी पढ़ते समय आपको बताया गया होगा आपकी मैम या सर ने कि ये जो माइक्रोपाइल है वो पोलन ग्रेन की एंट्री करवाता है एम्ब्रियो सैक में। एग में पोलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमेट्स, और एग जो है वो तो फीमेल गैमेट है खुद ही। फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तो मेल गैमेट कहाँ से आएगा? तो इस ओपनिंग से वो अंदर जाएगा और फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, समझ में आया? पेज नंबर 4 पे ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि कौन सा डायग्राम दिया है। ये जो डायग्राम है वो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो है। मोनोकॉट एम्ब्रियो, डायकॉट एम्ब्रियो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ब्रीफ पूछा जाता है। आपको सिर्फ नहीं पूछा जाएगा इसमें, या फिर इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, ये डायग्राम देकर आपको इस डायग्राम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि इस साल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे कौन सा डायग्राम है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, मतलब
पोलन ट्यूब कैसे अंदर जाएगा ओव्यूल के, वो बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोपाइल के अंदर, माइक्रोपाइल ये जगह क्यों रखी जाती है, क्योंकि पोलन ट्यूब की एंट्री करा सकें। तो माइक्रोपाइल की तरफ से, माइक्रोपाइल के एरिया से अगर आपका पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जा रहा है तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। अगर चलाजा के तरफ से आपका चलाजा के तरफ से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जा रहा है तो उसे कहेंगे चलाजोगैमी। अगर इंटीग्यूमेंट्स के पास से, इंटीग्यूमेंट जो है आपके इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट को पार करते करते इनर इंटीग्यूमेंट में पहुंचेगा, उसके बाद ही तो ओव्यूल में पहुंचेगा ना। अगर इंटीग्यूमेंट से पास हो रहा है आपका पोलन ट्यूब, आपका इन द सेंस उस फ्लावर का, तो उसे कहेंगे मीसोगैमी। अब यहाँ पर मीसोगैमी क्यों इसे कहा गया है? मीसो मतलब होता है मिडिल, तो ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो मिडिल में ही प्रेजेंट हैं, करेक्ट है, इसके लिए इन्हें कहा गया है मीसोगैमी। पोरोगैमी मतलब पोर से, पोर मतलब क्या होता है? होल। बायोलॉजी में पोर मतलब क्या होता है? होल। होल मतलब माइक्रोपाइल एक होल है, माइक्रोपाइल के तरफ से गया तो पोरोगैमी, चलाजा के तरफ से गया तो चलाजोगैमी, इंटीग्यूमेंट्स के तरफ मतलब मिडल पोर्शन से गया, मिडल ना, ये देखो ना, ये मिडल से ही जा रहा है ना, ये देखो ना, ये ऐसे जा रहा है, मिडल की तरफ से गया तो क्या होगा? मीसोगैमी, करेक्ट है। पेज नंबर 10 में है आपका। और ये ऊपर तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, चलाजा, एंटीपोडाल्स, पोलार न्यूक्लियाई, न्यूसिलस, एक्सेल एंड पोलन ट्यूब। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको। ये जो, अगर आपको इसका डायग्राम नहीं आया तो शायद हो सकता है कि आपको इसका MCQ आ जाए। देखो, अगर आप डायग्राम पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ का डायग्राम ही पूछा जाए। उस डायग्राम को पढ़ने से आप उससे रिलेटेड आंसर्स भी लिख सकते हो, और MCQ में भी अगर आ गया तो आप लिख सकते हो। अगर आ गया, समझो बोल दिया कि अगर चलाजा की तरफ से पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चलाजोगैमी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट। सो कुछ भी अगर आप पढ़ते हो तो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ये बात ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा डायग्राम आता है? जूम, TS ऑफ ओवरी, सेकेंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, पेज नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, TS ऑफ ओवरी। यहाँ पर पहला है, देखो पहला क्या बनता है? प्रिमोडियल फॉलिकल बनता है, उसके बाद डेवलप होता है डे 1 पे, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर डे 12 में टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर वो जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर होने लगता है, फिर उसमें क्या अंदर बनता है? डेवलप होकर oocyte बनता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं मेड्यूला। फिर 14 दिन पे, मतलब जब 14 डे हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जब पीरियड्स आते हैं, जो वुमेन्स हैं उनकी पीरियड्स आती है, जो फीमेल हैं उनका जब पीरियड्स आता है तो डे 14 पर वो जो ओव्यूलेटेड ओवम है वो क्या होता है? एकदम से जो ओव्यूलेटेड ओवम है वो बाहर निकलने के इस पे होता है। अगर आपका जो वुमेन का जो ओवम है, अगर वो मेन का स्पर्म पाकर फर्टिलाइज कर दिया है, ठीक है, गैमेट जाइगोट बन चुका है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यहाँ पर देखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डेवलप हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर जो वुमेन है, जो फीमेल है, उसका ओवम किसी भी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ है, प्लीज़ अवॉइड करिए जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, वेट अ सेकेंड, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जस्ट अ सेकेंड, कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसमें वो डेवलप हो जाएगा अगर आप, जो फीमेल का ओवम है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो। अगर ओवम का जो फीमेल का ओवम है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कॉपुलेशन नहीं हुआ है, तो ये जो येलो कलर का कॉर्पस ल्यूटियम है वो वाइट कलर के कॉर्पस एल्बिकन्स बन के बाहर आ जाएगा। समझ में आया? कॉर्पस एल्बिकन्स बन के बाहर आ जाएगा। ये जो बाहर का रीजन है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो बीच वाला रीजन है उसे हम कहते हैं मेड्यूला। ये TS ऑफ ओवरी है। समझ में आया? TS ऑफ ओवरी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम देखकर आप ज़रा भी मत घबराइए, बहुत इजी है, मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए।
हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पर हम डेली अपडेट्स देते हैं आपको। अब नेक्स्ट, एलएस ऑफ टेस्टिस। एलएस ऑफ टेस्टिस मतलब क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। मतलब क्या? अगर ये कोई एक समझिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे खड़ा ही काट दूँ, कैसा काट दूँ? खड़ा ही काट दूँ, तो इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल। ये अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कर दूँ, तो इसे कहते हैं टीएस, ट्रांसवर्स। समझ में आया एलएस और टीएस के बीच का डिफरेंस? ये है एलएस ऑफ टेस्टिस। एलएस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे तो आपको ये डायग्राम कंपल्सरीली बनाना ही बनाना है। ऑलराइट, नाउ अगर मैं अभी आपको हर एक डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, वो आप देखिए। अगर आपको कोई भी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आई विल मेक अनदर वीडियो इफ़ यू विल कमेंट, ओके। सो नेक्स्ट डायग्राम जो है वो है प्रोसेस ऑफ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 33 पर है, जाकर टिक करिए फटाफट से। देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम तो हम कौन सी स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं वो तो मुझे याद ही नहीं है, 5वीं 6वीं से तो पढ़ रहे होंगे हम लोग क्रोमोजोम, करेक्ट है? 6 स्टैंडर्ड से, यस 6 स्टैंडर्ड से। तो ये तो बहुत ईजी है आपके सब के लिए, है ना, करेक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम इज़ इम्पॉर्टेंट, पेज नंबर 58 पर है, जाकर टिक करिए फटाफट से। चैप्टर नंबर 3 में है, ओके। अब आगे आ जाइए। ये न्यूक्लियोसोम चैप्टर नंबर 4 में है, न्यूक्लियोसोम पेज 73 में है। ऑलराइट, नाउ कम ऑन पेज नंबर 96, यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। आई थिंक ये रिड्यूस्ड है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये रिड्यूस नहीं है गाइस तो इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ये पूरा डायग्राम दे दिया जाएगा आपको। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या फिर आपको डायग्राम बनाने भी बोला जा सकता है, ओके। नाउ कम ऑन पेज नंबर 166, 8th चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में ये जो पूरा है ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। पेज 166 पे है ये डायग्राम पूरा, ठीक है। पेज नंबर 170 पर आ जाइए। हमारा दिल धक धक करता है ना, किसके प्यार में? किसके प्यार में दिल धक धक कर रहा है? ठीक है, धक 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 सिर्फ खुद के लिए, करेक्ट। सो नाइस, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, पता है आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आएगा। ये जो आप ऐसा दिल बनाते हो ना, ओहो ऐसा दिल, ये ऐसा दिल नहीं होता। तो अगर आपको हार्ट आ गया एग्ज़ाम में तो ऐसा दिल ना ही बना कर आना बाबा, नहीं नहीं नहीं, ओके। सो ह्यूमन हार्ट, अब मैं इसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या ही बोलूँ। ये हमेशा हर एक एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा 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 आता है। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मिड में या फिर एंड में बताऊंगी, तो मैं अब बता रही हूँ कि ये जो डायग्राम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड डायग्राम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्पम का डायग्राम। सेकंड चैप्टर में स्पम का डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। वो पहले से ड्रॉ करके देंगे, आपके लिए ब्लैंक्स छोड़ सकते हैं या फिर आपको ड्रॉ करना है और ब्लैंक्स लेबल भी करना है, या फिर तीसरा आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? या चौथा आपको दिमाग लगाना है और डायग्राम जो है ड्रॉ करना है, उसके बाद ही एक्सप्लेन करना है आपका आंसर। और जो पांचवा है वो आप खुद से सोचिए कि डायग्राम का और क्या एक इम्पॉर्टेंस है जो आप बायोलॉजी के एग्ज़ाम में उसको शो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी अपना दिमाग चलाना होगा। लेट्स गो विथ अनदर डायग्राम विच इज़ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ओके। इसमें ये आपको ड्रॉ करने के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, ये आपको दे सकते हैं डायग्राम पहले से ही बनाया हुआ, आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ओके। नाउ कम ऑन पेज नंबर 225,
चैप्टर 10 में एक यही डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए, इसके आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। समझ में आया? नाउ कम ऑन चैप्टर 10 ओनली, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको चैप्टर 10 तक ही डायग्राम्स है, 11, 12, 13, 14, 15 में डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो इतने डायग्राम हैं, इसे आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। बुक में जो है बहुत से डायग्राम दिए हुए हैं, तो उन सारी डायग्राम को प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो आप आंसर पढ़ोगे तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो वहाँ पर डायग्राम बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप थी आपके लिए और इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। आपके पक्का ही बायोलॉजी में 95+ एक मार्क्स आएंगे, गारंटीड। ओके, अगर आप फॉलो करते हैं तो ही। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, और बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।